हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू किया था स्विट्जरलैंड का संविधान। और स्विट्जरलैंड के संविधान में हम लोगों ने ये प्रारंभ कर दिया था उसकी विशेषताएं पढ़ने के बाद कि स्विट्जरलैंड के संविधान को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर माना जाता है। कैसे? तो इसे आज हम पढ़ रहे हैं कि कल हमने पढ़ लिया था कि स्विट्जरलैंड का संविधान प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। कैसे? उसमें हमने शुरू किया था कि वहां पर जनमत संग्रह और लोक निर्णय ऐसे इम्पोर्टेंट साधन है जिसकी वजह से जनता जो है वो पूर्ण रूप से अपने संविधानों का जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में जो दिया गया है वो सारा का सारा प्रारूप देख सकती है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान एक विशिष्ट प्रारूप को लेकर प्रारंभ होता है जिसे हमने देखा और समझा। कल हमने पढ़ा था कि जनमत संग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनिवार्य संवैधानिक जनमत संग्रह कि अनिवार्य रूप से संवैधानिक जो कार्यवाहियां होती है संविधान की, उसके लिए जो जनमत संग्रह कराया जाता है जो केवल संशोधन के लिए होता है वो अनिवार्य संवैधानिक जनमत संग्रह है। और दूसरा हमने पढ़ा था ऐच्छिक विधायी जनमत संग्रह कि इच्छा के अनुसार जो विधायी व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर जनमत संग्रह करवाया जाता है। तो इनकी शुरुआत अलग अलग समय में हुई और तब से स्विट्जरलैंड में ये विशेषताएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रूप में मौजूद है। स्विट्जरलैंड की जनता इन कार्यवाहियों को विशिष्ट रूप से अपनाती है और उसी का अगला प्रारूप आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आरंभक। कि हमने पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में आरंभक की व्यवस्था भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक विशेष उपकरण के रूप में यूज की जाती है। तो जैसा इसके नाम से विदित है, आरंभक, आरंभ का अर्थ होता है शुरू करना। किसी भी चीज की शुरुआत करने को ही आरंभ करना कहा जाता है। तो ये आरंभक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है सविन्यासित आरंभक और दूसरा है अविन्यासित आरंभक। सविन्यासित आरंभक का अर्थ है कि जब जनता स्वयं इस बात को बताती है कि किस विषय पर कानून बनाए जाए। जैसा हमको ज्ञात है कि 50,000 जब जनसंख्या इस पर कानून बनाने के लिए तैयार हो जाती है तभी इस पर कानून बनाया जाता है। तो यदि जनता स्वयं 50,000 जनसंख्या का जो बहुमत उसे प्राप्त है वो 50,000 जनसंख्या विन्यासित मतलब पूरा प्रारूप तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है तो उसे बोलते हैं सविन्यासित आरंभक। और अविन्यासित आरंभक क्या होता है? वो यही होता है कि जब जनता की केवल मुख्य मसौदा जो होता है, मुख्य विषय को सरकार के पास पहुंचाती है और उसके बाद वही वहां पर पर्याप्त वाद विवाद के बाद जो कानून का निर्माण करती है उसे अविन्यासित आरंभक कहा जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं बारी बारी से। पहले आरंभक क्या है और उसके बाद में सविन्यास और अविन्यास आरंभक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा शुरू किया था कल कि ऐच्छिक विधायी जनमत जो होता है वो 8 कैंटनों के संघीय सभा के द्वारा पास किया हुआ कोई निर्णय होता है जिसे मांग या प्रार्थना पत्र देकर प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें कम से कम 50,000 मतदाता और 8 कैंटनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो वही है ऐच्छिक विधायी जनमत और इसे 90 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। अगला जो हम आज शुरू कर रहे हैं आरंभक या उपक्रम भी इसको कुछ लोग कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में आरंभक की जो प्रणाली है वो 1892 में प्रारंभ हुई थी और यह केवल आंशिक व पूर्ण संवैधानिक संशोधन के लिए ही प्रयुक्त की जाती थी। संविधान के पूर्ण या आंशिक संशोधन के न्यूनतम 1 लाख मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने के बाद ही यह सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वह उसे प्रस्तावित संशोधन पर जनता का मत ले। आवेदन पत्र में संशोधन का स्पष्ट रूप दिया जाता है, जिसे निर्धारित उपक्रम कहा जाता है। कि स्विट्जरलैंड में जो उपक्रम की व्यवस्था है वो 1892 में शुरू की गई थी और इसमें 1 लाख मतदाता हस्ताक्षर सहित अपनी प्रार्थना पत्र को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सरकार तक पहुंचाने के पश्चात जब 1 लाख मतदाताओं का प्रार्थना पत्र सरकार तक पहुंचता है तो फिर सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो उस पर आवश्यक कार्यवाही करें। आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात ही अनिवार्य रूप से यह आरंभ हो जाता है कार्य करना और उसके बाद ही अग्रिम कार्यवाही चलती है। इसे निर्धारित उपक्रम भी कहा जाता है। वे मांगे जो आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई है प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार संविधान में संशोधन या परिवर्तन के लिए इसे फेडरल असेंबली द्वारा तैयार किया जाता है। इसे अनिवार्यतः उपक्रम कहते हैं। इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने के पश्चात इस प्रश्न पर जनता से वोट लिया जाता है कि जनता क्या चाहती है कि असेंबली आवेदन पत्र की मांग के अनुसार संशोधन या परिवर्तन का प्रारूप तैयार कर लेती है। तो इस तरीके से जो शुरुआत होती है आरंभक की या उपक्रम की जिसे कहा जाता है, तो ये शुरुआत स्विट्जरलैंड में 2 प्रकार से होती है। पहला जो है आरंभक का प्रकार वो है सविन्यासित आरंभक। और सविन्यासित आरंभक का क्या अर्थ है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि सविन्यासित आरंभक जो है इसके अंतर्गत जनता स्वयं ही विधान मंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधान मंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। कि जब जनता ने स्वयं ही इसका पूर्ण प्रारूप तैयार किया है और पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है तो विधानमंडल इसमें बिना किसी संशोधन के उसे जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर देती है। सविन्यासित का अर्थ यही है कि पूरा प्रारूप और जनता की इच्छा के अनुसार। तो जनता की इच्छा के अनुसार ये बिना किसी संशोधन के लागू हो जाता है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अविन्यासित आरंभक। इसके अंतर्गत जनता विधान मंडल के सम्मुख कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधान मंडल इन सिद्धांतों से सहमत होता है तो वह उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है और यदि विधान मंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इन सिद्धांतों को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही विधान मंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय लिया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो विधि है स्विट्जरलैंड में आरंभक की, वो विधि स्विट्जरलैंड के नागरिकों को एक विशिष्ट प्रकार की पहचान दिलाता है। जनता को ये अहमियत दिलाता है कि वो सरकार के लिए कितने मुख्य हैं। अगला पॉइंट है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन को इंग्लिश में रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल का अर्थ ये होता है कि जब कोई उम्मीदवार चुनकर जनता द्वारा चुनकर वहां पर सरकार का एक प्रमुख हिस्सा बन जाता है और प्रमुख हिस्सा बनने के बाद सरकार का प्रमुख हिस्सा बनने के बाद यदि वो अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं निभा पाता या जो भी जिम्मेदारी उसे दी गई है, जो शक्तियां उसे दी गई हैं, उसे पूर्ण रूप से नहीं निभा पाता है
तो फिर जनता उसे रिकॉल कर लेती है। पुनः वापस बुलाने को इंग्लिश में रिकॉल और हिंदी में प्रत्यावर्तन कहा जाता है। कि जब वो उसे वापस बुला लेती है तो उसके स्थान पर किसी अन्य विशेषज्ञ को या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्तन कहलाता है। और स्विट्जरलैंड में यह भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक प्रमुख उपकरण माना जाता है कि जनता स्वयं जिसे चुनकर भेज रही है और यदि उसके कार्यों में वो नहीं पाती जो उसे करना है तो फिर वो उसे रिकॉल करके बुला लेती है और उसके स्थान पर पुनः किसी जो विशेष चुनाव व्यक्ति होता है जिसका वो चुनाव करते हैं उसे चुन लिया जाता है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक पद्धतियां। कि ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं जो जैसे हमने ये पढ़ी, इन्हीं पद्धतियों के बारे में, वो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं जो वास्तव में अन्य राष्ट्रों में मौजूद है, लेकिन जनता की राजनीतिक अकर्मण्यता के कारण या जनता की जागरूकता में कुछ कमी के कारण उतनी सफल रूप से प्रस्तुत नहीं होती जितनी कि स्विट्जरलैंड में होती है। कि स्विट्जरलैंड में ये विशेषताएं इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि स्विट्जरलैंड का प्रत्येक नागरिक कहीं ना कहीं अपने को शासन का सहभागी या एक अंश के रूप में मानता है और उसी अंश का प्रयोग वो जनमत संग्रह के समय भी देता है, वो आरंभक के समय में भी अपनी उपस्थिति का भान कराता है, वो प्रत्यावर्तन के समय में भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरणों के द्वारा कि जब जनता स्वयं जाकर वोट डालती है या स्वयं जाकर किसी चीज को आरंभ करती है उस समय नजर आता है। और इन्हीं सारे विशिष्ट कारणों की वजह से क्या कहलाता है स्विट्जरलैंड, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहलाता है। तो इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर की जो मुख्य वैल्यूज है, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वो अन्य राज्यों में भी मौजूद है। अन्य राज्यों का अर्थ यहाँ पर विशिष्ट विश्व राज्यों से है कि अन्य विशिष्ट विश्व राज्यों में भी इनकी सारी की सारी ये सारी बातें वहां पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद होती हैं। लेकिन जो यहाँ की बात है, जो स्विट्जरलैंड की बात है, वो कुछ अनोखी या अनूठी है। जो इस पर जनता का जो प्रभाव रहता है वो विशिष्ट रूप से यहाँ पर बना रहता है और इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है।